टॉपिक है यूनिक नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। कल हमने पढ़ा था सोशल साइकोलॉजी एज अ प्योर साइंस और एज एन अप्लाइड साइंस। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं यूनिक नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? शुद्ध व व्यावहारिक पक्षों का मेल। हमने कल ही पढ़ा था कि समाज मनोविज्ञान एक शुद्ध एवं व्यावहारिक विज्ञान है, यानी कि जो सोशल साइकोलॉजी है वो प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस है। आधुनिक युग में मनोवैज्ञानिक समाज मनोविज्ञान की इन दो प्रवृत्तियों को पृथक पृथक शाखाएं न मानकर एक ही सिक्के के दो पहलू मानते। देखो, जब ये डिवाइड किए गए थे ना दो पार्ट्स में, तो क्या था कि जो प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस है इनको अलग रखा गया था। लेकिन अब के जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या मानते हैं कि प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस दोनों हैं जो वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। मनोविज्ञान की कुछ शाखाओं को तो रखा जाता है प्योर साइंस में और कुछ को रखा जाता है अप्लाइड साइंस में। लेकिन जो सोशल साइकोलॉजी है वो एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी के जिसको प्योर और अप्लाइड दोनों में रखा जाता है। इसके बारे में क्रेच एट अल 1962 ने क्या कहा था? हाँ, एक बात और ये वैसे मैंने पहले भी बताई लेकिन अब भी बता रही हूँ। जब यहाँ एट ऑल आता है तो इसका मतलब होता है क्रेच और उसके साथी। It is because social behavior and misbehavior are so closely interrelated that the applied social psychologist not only must be expert in the details of practical problems but also must be thoroughly grounded in pure science psychology। इसका मतलब क्या है हिंदी में? देखो, हम जो सोशल बिहेवियर करते हैं और जो मिसबिहेवियर करते हैं दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट नॉट ओनली मस्ट बी एक्सपर्ट इन द डिटेल्स ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, मैंने बताया था ना कि अप्लाइड और प्योर दो ब्रांचेस होती हैं। तो जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं अप्लाइड वाले, वो क्या है कि वो सिर्फ प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेट नहीं करते, या सिर्फ उनके बारे में नहीं, वो सिर्फ सॉल्व ही नहीं करते प्रॉब्लम बल्कि उनकी जो प्योर साइंस थी उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उन्हें उस चीज़ की बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होती है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान का स्वरूप अद्वितीय किस्म का है, यानी कि यूनिक है। अद्वितीय होता है यूनिक। इसका क्या पार्ट या ए बोल लो इसको। अगला है व्यवहार विश्लेषण के प्रकार, यानी कि बिहेवियर एनालिसिस की टाइप कौन कौन सी। अंतर्क्रिया के समय, अंतर्क्रिया होता है इंटरेक्शन के समय व्यक्तियों के व्यवहार के स्वरूप का बहुत से कारक निर्धारित। जब भी कोई इंसान आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उनका जो बिहेवियर है उसके नेचर को कैसे मतलब एक इंसान का नेचर कैसा है ये कैसे पता चलेगा, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब हमें उन कारकों का ज्ञान हो जाता है जो अंतर्क्रिया के समय व्यक्तियों के व्यवहारों के स्वरूप को, यानी कि जो इंसान बिहेवियर कर रहा है उसके नेचर को निर्धारित करते हैं, तो हम इंटरेक्शन या फिर अंतर्क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के व्यवहार के संबंध में आसानी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन होता है भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या कहना चाह रहा है यहाँ से यहाँ तक में कि देखो, जब हम किसी भी इंसान को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं और उनका जो एक्चुअल बिहेवियर पता लगाने के लिए क्या है कि जब हमें ये पता चल जाएगा ना कि जो दो इंसान बिहेवियर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, हमें उनका नेचर पता चल जाएगा बिहेवियर का, तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि इस इंसान का जो नेचर है वो कैसा होगा, ये एग्रेसिव है या पोलाइट है या कैसा है। ठीक है, इसके बारे में स्कॉर्ड एंड बेकमैन 1974 ने यूनिक इंटरेक्शन के नेचर को निर्धारित करने के लिए इसका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस 3 सिस्टम्स के अकॉर्डिंग करा था। पहला क्या है? व्यक्तित्व तंत्र, यानी कि पर्सनैलिटी सिस्टम। व्यक्ति का व्यक्तित्व तंत्र उसके व्यवहार के तरीके को निर्धारित करता है। जो पर्सनैलिटी सिस्टम है वो ये डिसाइड करता है कि उस इंसान का बिहेवियर कैसा है। व्यक्तित्व तंत्र तो व्यक्तियों के शील गुण यानी कि ट्रेट्स, अभिवृत्ति क्या होता है अभिवृत्ति? एटीट्यूड, हाँ, एटीट्यूड, नीड्स, एक्सप्रेशन, कॉग्निशन। अब हिंदी में क्या है कि शील गुण, अभिवृत्ति, आवश्यकता, भाव, संज्ञान। संज्ञान होता है कॉग्निशन, भाव होता है फीलिंग्स या अफेक्शन।
जैसे कारकों का एक विशेष संगठन है। यानी कि जो पर्सनैलिटी सिस्टम है वो क्या है, किसी भी इंसान की शील गुण कैसी हैं, यानी कि उसकी ट्रेट्स कैसी हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी अफेक्शन यानी कि फीलिंग्स, उसका जो कोग्निटिव सिस्टम यानी कि जो ब्रेन से रिलेटेड है, इतने सारे कारकों से मिलके यानी कि इतने सारे फैक्टर्स से मिलके पर्सनैलिटी सिस्टम बनता है। अन्य बातें समान रखने पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व तंत्र में भिन्नता के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों की अंतर्क्रिया विभिन्न प्रकार की होती है। किसी इंसान की ट्रेट कैसी है, किसी का बिहेवियर, मैंने बताया ना, इन 4-5 चीज़ों पे डिसाइड करते हैं ये 4-5 चीज़ें कि इंसान का बिहेवियर कैसा होगा। तो हर इंसान की ट्रेट अलग होती है, उसका एटीट्यूड अलग होता है, उसकी नीड अलग होती है, उसका अफेक्शन, उसकी फीलिंग, उसका कॉग्निटिव सिस्टम सब कुछ अलग होता है। तो इसीलिए हर इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग होती है। अगला है सोशल सिस्टम, सामाजिक तंत्र से अभिप्राय, यानी कि सोशल सिस्टम से क्या मतलब यहाँ पे संबंधित सामाजिक भूमिकाओं के एक जाल से है। सेकर्ड और बेकमैन 1974 के अनुसार अ सोशल सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सोशल सोशल रोल्स। एक सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपनी सामाजिक भूमिका अदा करता है। वह एक या अधिक सामाजिक भूमिका अदा कर सकता है। ये नहीं कि एक इंसान सिर्फ एक ही चीज़ करता है या फिर अपना जो रिस्पॉन्स अपना जो सिर्फ एक चीज़ के लिए रोल प्ले करता है, नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए भी करता है। उसकी समाज भूमिका अन्य व्यक्तियों से अलग नहीं होती, बल्कि यह तो उससे संबंधित होती है। सामाजिक तंत्रों के विभिन्न सदस्यों को अपनी सामाजिक भूमिका श्रेणी के अनुकूल व्यवहार करना होता है। एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है, उससे बाहर जाके अगर कोई इंसान बिहेवियर करता है तो उसे सोशल बिहेवियर नहीं माना जाता, उसे एंटी सोशल माना जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक व्यवहार का विश्लेषण व्यक्तित्व तंत्र के साथ साथ सामाजिक तंत्र के आधार पर भी होता है। अब क्या कहा गया है कि कोई इंसान है जो, और हमें उसके सोशल बिहेवियर का पता लगाना है, तो सिर्फ ये नहीं है कि हम उसके पर्सनैलिटी ट्रेट से ही उसका पता लगाएंगे, इसके लिए हमें उसके सोशल सिस्टम का भी पता होना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल सिस्टम या फिर सांस्कृतिक तंत्र। किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी पता करने के लिए क्या होता है कि वो इंसान जिस कल्चर में रहता है वहाँ के मूल्य, विश्वास, मानक और परंपराएं होती हैं। व्यक्ति के व्यवहार पर ये जो कल्चरल सिस्टम होता है, वहाँ का जो पैटर्न होता है, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर कोई इंसान जैसे बिहेव करा और हमें उसके कल्चर का पता है, अगर हमें किसी कल्चर का पता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है ये किस कल्चर से रिलेटेड है। कि सांस्कृतिक मूल्यों में अंतर होने के कारण विभिन्न संस्कृतियों में पति पत्नी के संबंध अलग अलग प्रकार के होते हैं। निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें पर्सनैलिटी सिस्टम, सोशल सिस्टम और कल्चरल सिस्टम, इन सब को मिलाकर जब हम एनालिसिस करते हैं किसी इंडिविजुअल का, तभी हमें पता चलता है कि उस इंसान का नेचर कैसा है। अगला पॉइंट है सामाजिक व्यवहार के स्तर, यानी कि जो सोशल बिहेवियर है उसका लेवल। फर्स्ट है, अब ये देखो पहले, H.C. लैग्रैंड 1973 ने सामाजिक व्यवहार के उन 3 स्तरों की चर्चा की है जिन पर समाज मनोवैज्ञानिक अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि वो 3 लेवल होते हैं जिस पे सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिनका फोकस होता है। वो कौन कौन से? सबसे पहला है इंडिविजुअल बिहेवियर। समाज मनोविज्ञान मानव व्यवहार के सामान्य नियमों को समझने पर बल देता है ताकि व्यक्तियों के बारे में परिशुद्ध रूप से भविष्यवाणी करी जा सके। जो सोशल साइकोलॉजी है वो किसी भी एक इंडिविजुअल, अगर हम बात करें व्यक्तित्व स्तर, यानी कि व्यक्तित्व होता सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल, तो सोशल साइकोलॉजी जो एक इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर के जो जनरल लॉज होते हैं ना, उनको समझने पे ज़्यादा फोकस करता है। क्यों? क्योंकि इसी की हेल्प से हमें पता चलता है कि उसका जो बिहेवियर है और हम उसकी जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वो कितनी करेक्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरपर्सनल बिहेवियर या फिर अंतर्वैयक्तिक व्यवहार। हमारे तथा अन्य लोगों के बीच सामाजिक अंतर्क्रिया घटित होती रहती है। यानी कि जैसे मैं अपने से एग्जांपल लेती हूँ, तो मेरे और जो मेरे सामने जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में सोशल इंटरेक्शन होती रहती है। सामाजिक अंतर्क्रिया एक द्विमार्गी प्रक्रम है, यानी कि 2 वे प्रोसेस है। जो सोशल इंटरेक्शन है वो 2 वे प्रोसेस है।
ये नहीं है कि सिर्फ मैं सामने वाले को ऑब्जर्व करूँगी या फिर सामने वाला मेरे को ऑब्जर्व करेगा। ये टू वे प्रोसेस है, मैं सामने वाले को ऑब्जर्व करूँगी और सामने वाला मुझे ऑब्जर्व करेगा। इसका एक एग्जांपल है, खैर ये तो मैंने बता दिया, ऐसे ही है। नेक्स्ट पॉइंट है समूह व्यवहार यानी कि ग्रुप बिहेवियर। सामाजिक व्यवहार का जो एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, समूह के व्यवहार के स्तर पर भी किया जा सकता है। जब हम दो व्यक्तियों के व्यवहार को एक दूसरे के संबंध में अध्ययन करते हैं तो हम इसे इंटरपर्सनल बिहेवियर या अंतर्व्यक्तिक व्यवहार के दृष्टिकोण से लेते हैं। लेकिन जब हम विशिष्ट विशेषताओं की ओर ध्यान देते हैं तो हम सामाजिक अंतर्क्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन के जो बाकी के जो लेवल्स हैं उनकी ओर अग्रसर होते हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम ग्रुप बिहेवियर के प्रारूप में लेते हैं। अब देखो, जो सोशल साइकोलॉजी है उसका नेचर कैसा है, साइंटिफिक है, यानी कि कल हमने पढ़ा था कि ये एज अ साइंस है। टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, जो बिहेवियर है उस बिहेवियर की जितनी भी टाइप्स हैं उनके एनालिसिस से है। लेवल ऑफ सोशल बिहेवियर, जो हम सोशल बिहेवियर करते हैं उसके जो लेवल, हमने अभी 3 लेवल पढ़े हैं। देखो, साइंस में हमने कल क्या पढ़ा था, प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस में क्या पढ़ते हैं हम, थ्योरीज, और अप्लाइड साइंस में प्रैक्टिस। टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ बिहेवियर कल अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, पर्सनैलिटी सिस्टम, सोशल सिस्टम और कल्चरल सिस्टम। अब बात करते हैं हम सोशल बिहेवियर के लेवल्स की। तो कौन कौन से हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर, इंटरपर्सनल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर। अब है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, यानी कि समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु। समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु में वे सभी घटनाएं जाती हैं, यहाँ पे जाती है नहीं, आती हैं, आएगा, जिनका किसी न किसी प्रकार से बिहेवियर के सोशल एस्पेक्ट से रिलेशन होता है। समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र को सीमाबद्ध करना एक कठिन कार्य है। हमने कल भी पढ़ा था ना कि जो सोशल साइकोलॉजी है उसकी फील्ड को लिमिट में रखना, यानी कि उसको फिक्स करना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। इसकी 2 वजह हैं। मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं से आवश्यक सामग्री को शामिल किए बिना सोशल साइकोलॉजी की विषय सामग्री को निर्धारित करना असंभव है। सेकंड पॉइंट क्या है, वैसे तो समाज मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। जब हम देखते हैं ना कि जो सोशल साइकोलॉजी है उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत छोटी सी हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत तेज़ गति से चेंजेस होते जा रहे हैं, यानी कि बहुत रैपिडली चेंजेस होते जा रहे हैं इसमें। समाज मनोविज्ञान की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, देखो अब जैसे जैसे आगे आएगा ना, अब जैसे जैसे हम इनको आगे पढ़ेंगे तो क्या है कि ये जो हेडिंग्स है ना, इनमें से काफ़ी सारे आपके सोशल साइकोलॉजी के चैप्टर्स ही हैं बुक में। जैसे सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से एक बच्चा अपने समाज के नियमों को, मानदंडों को, मूल्यों, विश्वास और रीति रिवाजों के अनुकूल व्यवहार करना सीखता है। देखो, कोई एक छोटा बच्चा है, सबसे पहले वो अपने घर में सीखेगा, फिर वो स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद वो कॉलेज जाएगा, फिर वो यूनिवर्सिटी जाएगा, जॉब की तैयारी करेगा, फिर वो कल्चर से रिलेटेड भी होता है, क्योंकि छोटे से बच्चे को ही सिखा दिया जाता है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, हमारा कल्चर ये है, हाथ जोड़ो, वैसे करो। हर इंसान का अपना बिलीफ सिस्टम होता है। ये सारी चीज़ें हम सोशलाइजेशन में पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, संस्कृति व व्यक्तित्व के बीच संबंध का अध्ययन, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड पर्सनैलिटी। कि कल्चर और पर्सनैलिटी, संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच में जो रिलेशन है उसकी स्टडी करना। सामाजिक व्यवहार तथा संस्कृति घनिष्ठ रूप से परस्पर संबंधित हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो कल्चर और जो सोशल बिहेवियर है वो बहुत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, इंटरपर्सनली रिलेटेड होते हैं। उस स्थान की संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। जिस स्थान पर रहता है, जहाँ पे अगर जिस जगह पे इंसान रहता है तो वहाँ का जो कल्चर है वो उस इंसान के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। समाज मनोवैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयास करते हैं कि जो सांस्कृतिक कारक व्यक्तियों के व्यक्तित्व और व्यवहार, यानी कि किसी भी इंसान की, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी और उसका जो बिहेवियर को और व्यक्तियों के व्यक्तित्व संस्कृति को कितना व कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कि देखो, कोई अलग कल्चर में जाके रहता है तो जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, उसका उस कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है और उस जहाँ पे वो रहता है उस कल्चर का इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये भी 2 वे प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट क्या है, ग्रुप एंड ग्रुप बिहेवियर। 2 ग्रुपों की आपस में जो इंटरेक्शन होती है
समाज मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति से होता है, न कि किसी ग्रुप से। जो सोशल साइकोलॉजी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? इंडिविजुअल। लेकिन जो समूह संबद्धता होती है वो किसी समूह के व्यवहार को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति समूह में जो व्यवहार करता है वह उस द्वारा अकेले में किए गए व्यवहार से अलग होता है। देखो, अगर कोई इंसान है जो वो अकेले में जो बिहेवियर करता है वो सेम बिहेवियर ग्रुप में जाके नहीं करता है, यानी कि काफ़ी सारे जहाँ लोग होते हैं वो जाके वहाँ वो सेम बिहेवियर नहीं करता है। यहाँ पे जो समूह प्रभाव यानी कि ग्रुप इफेक्ट से अभिप्राय इस बात से है कि विभिन्न प्रकार के समूह व्यक्ति को कैसे प्रभावित करते हैं। जो ग्रुप होते हैं वो सिंगल जो इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करते हैं। समाज मनोवैज्ञानिक इस संदर्भ में अगर लिखित 7 क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। इस चीज़ से रिलेटेड जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो 7 फील्ड्स की स्टडी करते हैं। ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप थिंक, माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस, और क्या है ये, डी इंडिविजुअलाइजेशन, सोशल लॉफिंग, सोशल फैसिलिएशन और क्राउडिंग। 4th पॉइंट है लीडरशिप, नेतृत्व व्यवहार, यानी कि जो लीडरशिप बिहेवियर है वो सोशल साइकोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नेता और अनुयायी, यानी कि जो लीडर है और उसके जो फॉलोवर्स है एक दूसरे के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, यानी कि चलो आगे पढ़ लेते हैं, एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगी सारा। नेतृत्व का प्रकार नेता व अनुयायियों के बीच सामाजिक अंतर्क्रिया को प्रभावित करता है। नेतृत्व के उद्गम व विकास, नेतृत्व के विमाएँ, नेतृत्व के प्रकार व इनका बिहेवियर पर इफेक्ट आदि समस्याएं समाज मनोवैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करती हैं। लीडरशिप में क्या है, देखो जैसे ये लीडर है और यहाँ इसके फॉलोवर्स हैं। जो लीडर जो बिहेवियर करता है अपने फॉलोवर्स के लिए वो, और जो फिर जो फॉलोवर हैं जो उसके लीडर के जितने भी, वो अपने लीडर के लिए कैसा बिहेवियर करते हैं या क्या थिंकिंग रखते हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और क्या था कि हाँ, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी जो अटेंशन है वो पूरी की पूरी इन चीज़ों की तरफ क्यों जाती है, इसके रीजंस क्या हैं, किसकी तरफ जाते हैं। जो लीडरशिप का उद्गम और विकास होता है, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की डायमेंशंस यानी कि विमाएँ होती है, नेतृत्व की प्रकार यानी कि जो टाइप्स होते हैं, और इनका बिहेवियर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इन सारी चीज़ों की स्टडी सोशल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। आगे है भाषा व संचार, यानी कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। समाज मनोविज्ञान में भाषा तथा संचार से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट में और किस चीज़ की स्टडी करी जाती है, जो लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन है। क्योंकि किस लिए करी जाती है ये स्टडी, क्योंकि ये सामाजिक अंतर्क्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। क्योंकि क्यों स्टडी करी जाती है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की, क्योंकि जो सोशल इंटरेक्शन होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। समाज मनोविज्ञान में कार्यरत मनोवैज्ञानिक भाषा और संज्ञान होता है कॉग्निशन, मैंने पहले बताया था, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन रिलेशंस, और जो लैंग्वेज के डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, कि उनका पता लगाने की कोशिश करते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज को इफ़ेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। जब कोई भी इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप हैं तो वो जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो किस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो सभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं, यानी कि वो मैनरफुल वे में बात कर रहे हैं या नहीं, या गाली गलौज कर रहे हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो सामने वाले को अपनी चीज़ से इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रचार, जनमत और अफवाह, यानी कि प्रोपेगेंडा, पब्लिक ओपिनियन एंड र्यूमर। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिक प्रचार, जनमत, अफवाह को सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। जो इस टाइम के जो साइकोलॉजिस्ट है, सोशल साइकोलॉजिस्ट है, वो प्रोपेगेंडा, पब्लिक ओपिनियन, र्यूमर, यानी कि प्रोपेगेंडा होता है प्रचार, जनमत होता है पब्लिक ओपिनियन, अफवाह होता है र्यूमर। इन सभी चीज़ों को भी सोशल साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। प्रचार की विभिन्न प्रविधियों के विकास तथा उनकी प्रभावशीलता को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जो प्रचार है यानी कि प्रोपेगेंडा, उससे रिलेटेड क्या करते हैं कि जो मेथड्स हैं उन डेवलपमेंट मेथड्स के डेवलपमेंट में,
और उनका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा उन चीज़ों की स्टडी करते हैं। जनमत यानी कि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन के जो पब्लिक जो ओपिनियन है उसके प्रोसेस के स्वरूप जनमत को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो पब्लिक ओपिनियन होता है ना, पब्लिक का जो अपना ओपिनियन होता है उसका जो नेचर होता है, उस प्रोसेस का जो नेचर होता है, और जनमत को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो पब्लिक है, पब्लिक को इफेक्ट करने वाले, को इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो जनमत निर्माण के माध्यम के, वो जो मीडियम होते हैं वो इस इत्यादि सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास किए जाते हैं। अफवाह क्या होता है? र्यूमर एक समाज मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण समस्या है। मनोवैज्ञानिक अफवाह के मनोवैज्ञानिक आधारों का पता लगाने की कोशिश करते हैं और यह ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि अफवाह क्यों और कैसे फैलाई जाती हैं। अफवाह के प्रकार, इनके प्रविधियाँ समाज मनोविज्ञानिक का ध्यान आकर्षित करती है अपनी तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है अभिवृत्ति व निकट संबंधित समस्याएं, एटीट्यूड एंड क्लोजली रिलेटेड प्रॉब्लम। अभिवृत्ति संज्ञानात्मक यानी कि कोग्निटिव, भावात्मक यानी कि अफेक्टिव, व्यवहारपरक यानी कि बिहेवियरल संगठनों का संगठन है। समाज मनोवैज्ञानिक अभिवृत्तियों के स्वरूप, संगठन, इनके निर्माण और मापन इत्यादि को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। स्टीरियोटाइप्स यानी कि रूढ़ि, प्रिजुडिस यानी कि पूर्वाग्रह, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन यानी कि अंतर्व्यक्तिक आकर्षण, ये संबंधित समस्याएं भी समाज मनोवैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ये जो टॉपिक हैं, ये जो पॉइंट है, ये आपके सिलेबस में चैप्टर भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञान और अभिप्रेरणा यानी कि कॉग्निशन एंड मोटिवेशन। संज्ञान हमारी सामाजिक अंतर्क्रियाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है, यानी कि जो कॉग्निशन है वो भी जो सोशल इंटरेक्शन होती हैं उन पर इफ़ेक्ट डालता है। परसेप्चुअल रिस्पॉन्स होता है जो हम विजुअल करते हैं यानी कि देखते हैं, को प्रभावित करने वाले कारक पर्सनल परसेप्शन, सोशल परसेप्शन, एट्रीब्यूशन, परसेप्चुअल डिफेंस, कल्चर, परसेप्शन का रिलेशन, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये सोशल साइकोलॉजिस्ट का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। संज्ञान की भांति हमारे जो मोटिव्स हैं वो भी सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हमारे कुछ अभिप्रेरक जैविक होते हैं और कुछ अन्य सामाजिक होते हैं। कुछ तो जो मोटिवेशन जो होते हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं और कुछ सोशल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोल स्ट्रेन। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ अधिकार और कर्तव्य जुड़े होते हैं। देखो जैसे कि लीडर्स होते हैं, क्योंकि मैं लीडर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे आपका ये सिलेबस में है तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा समझने में, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो लीडर होता है वो लीडर है, और लीडर होने के साथ साथ उसके जो राइट्स हैं, राइट्स के साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो उसे पूरी करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे व्यवहार पर हमारी भूमिका श्रेणी का प्रभाव पड़ता है। जब कभी एक व्यक्ति दो विरोधी भूमिकाओं को अदा करने की स्थिति में फंस जाता है तो वह इसके फलस्वरूप कुछ मानसिक तनाव महसूस करता है। देखो कई बार लाइफ में है ना ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे ये होता है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं, हमें उनमें से एक को चूज़ करना पड़ता है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बिल्कुल। तो उस टाइम पे जो इंडिविजुअल होता है उसको स्ट्रेस होता है। इसी स्थिति को भूमिका तनाव का नाम दे दिया जाता है, और जो स्ट्रेस होता है ना इसी को रोल स्ट्रेन कहा जाता है। समाज मनोवैज्ञानिक भूमिका तनाव के कारणों का पता लगा, यानी कि इंसान को जो स्ट्रेस होता है वो होता ही क्यों है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये चीज़ें कौन करता है, ये काम किसका होता है? सोशल साइकोलॉजिस्ट का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सामाजिक तनाव व समूह संघर्ष, सोशल टेंशन और ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। आधुनिक युग में सामाजिक तनाव व समूह संघर्षों में वृद्धि होती जा रही है। आज के टाइम पे ना सोशल टेंशन भी बढ़ती जा रही है और ग्रुप्स होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते जा रहे हैं। सामाजिक जीवन का प्रत्येक अंग इस तनाव या संघर्ष से प्रभावित होता है। समाज मनोवैज्ञानिक सामाजिक तनाव और समूह संघर्षों के स्वरूप, यानी कि जो सोशल टेंशन होती है और जो ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनका नेचर, उनका वो किस वजह से होते हैं,
बुझाने की कोशिश करते हैं तथा इसको कैसे रोका जा सकता है, यानी कि जो टेंशन है उसको कम कैसे किया जा सकता है, इन बातों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। एग्रेशन एंड वायलेंस, एग्रेशन वाला भी हमारे जो सिलेबस है में एक चैप्टर है, ये भी पढ़ना है। आक्रामकता व हिंसा, यानी कि एग्रेशन एंड वायलेंस। आधुनिक युग में आक्रमण व हिंसा प्रमुख सामाजिक समस्या है। आज के टाइम में जो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो कौन कौन सी हैं, एग्रेशन और वायलेंस। क्योंकि आजकल जिसको देखो वो लड़ने के लिए तैयार रहता है, हिंसा करने के लिए तैयार रहता है। फेल्डमैन 1985 ने समाज मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण समस्या माना है। आक्रामकता हमारी सामाजिक अंतर्क्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। जो हमारी सोशल इंटरेक्शन होती है ना, और जो इंसान का एग्रेसिव बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है इस चीज़ पे। मारपीट, आगजनी, सांप्रदायिक दंगों में अभिव्यक्त हिंसा के पीछे आक्रामकता कार्यरत रहती है। आक्रामकता वह हिंसा का स्वरूप होता है, जो नेचर होता है, जो उसके रीजंस होते हैं, कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो सोशल साइकोलॉजिस्ट का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल कैरेक्टर, यानी कि राष्ट्रीय चरित्र। राष्ट्रीय चरित्र को उन विशिष्ट व्यवहार पैटर्नों, अभिव्यक्तियों, मूल्यों इत्यादि के सेट के रूप में लिया जाता है जो एक राष्ट्र में पाई जाती हैं। एक जो पूरा कंप्लीट नेशन होता है ना, उसमें जो नेशनल जो कैरेक्टर होता है उसमें कौन कौन से हैं व्यवहार पैटर्न, यानी कि बिहेवियरल जो पैटर्न होते हैं, बिहेवियरती जो एटीट्यूड होता है, जो वैल्यूज़ होती हैं नेशन की, ये सारी चीज़ें होती हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक एकरूपता की ओर संकेत करती हैं। समाज मनोवैज्ञानिक ऐसे कारकों का अध्ययन करते हैं जो राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में योगदान देते हैं। जो नेशनल कैरेक्टर के लिए जो फैक्टर्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, और जो राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में योगदान, और वे इसके तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोशल पावर, यानी कि सामाजिक शक्ति। सामाजिक शक्ति से तात्पर्य दूसरों को प्रभावित करने वाली अक्षमता तथा उस अक्षमता से है जिसकी सहायता से वह दूसरों द्वारा प्रभावित होने से अपने आप को बचाने में सक्षम हो सकता है। सोशल पावर इसमें क्या है कि देखो, कोई इंसान सामने वाले को तो इन्फ्लुएंस कर दे, लेकिन सामने वाले से खुद इन्फ्लुएंस ना हो, इस चीज़ ये होता है सोशल पावर। समाज मनोवैज्ञानिक सामाजिक शक्ति के स्वरूप है। जो सोशल पावर है उसका नेचर और उसके जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि निर्धारक होते हैं, वो जो होता है ना कि खुद को इन्फ्लुएंस होने से बचाना और दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, ये जो चीज़ें होती हैं इनके स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय सामाजिक संरचना, कार्य प्रणाली व सामाजिक संबंध परिवर्तन से होता है। समाज मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तनों के स्वरूप, परिक्रम, इन्हें प्रभावित करने वाले कारक इत्यादि का गहन अध्ययन करते हैं। यानी कि जो सोशल चेंज से क्या मतलब है, यहाँ पे जो सोसाइटी है उसका स्ट्रक्चर, जो काम करते हैं वो कार्य प्रणाली, और जो सोशल जो रिलेशंस होते हैं उनमें जो चेंजेस होते हैं ना, यहाँ पे उनकी बात करी गई है। जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं इस फील्ड में वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं कि जो सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं, यानी कि उनका नेचर क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, और उनसे किस तरह का इन्फ्लुएंस होता है। देखो, कई बार सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं ना तो वो सबको पसंद नहीं आते। कई लोगों को लगता है कि ये क्यों चेंज कर दिया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, ये तो हमारा कल्चर था, जो पीछे से चली आ रही थी, हम उनको चेंज क्यों करें, ऐसी चीज़ें होती हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो सोशल साइकोलॉजिस्ट का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अगला है सामाजिक प्रभाव, यानी कि सोशल इन्फ्लुएंसेज। सामाजिक व्यवहार में एक व्यक्ति नियत से कोई ऐसा व्यवहार करता है जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति ऐसे तरीके से व्यवहार करने लगता है जो उसके आमतौर में अपनाए जाने वाले तरीके से अलग होता है। जब हम इंटेंशनली कुछ ऐसा करते हैं ना कि जैसे हम चाहते हैं कि सामने वाला गुस्सा करे और हम उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है मतलब वो हमारा इंटेंशनल बिहेवियर होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला गुस्सा करे, इसलिए हम उसके सामने ऐसी बातें करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। आगे क्या है, समाज मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में प्रधानतः क्या क्या करते हैं, अनुनय, धमकी, वादे का अध्ययन करते हैं। इस चीज़ में क्या है, देखो जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले तो इतने सारे प्रोमिसेस करेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वादे करेंगे बहुत सारे, और कुछ होते हैं जो धमकी देते हैं कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे को मार दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसी वैसी जो चीज़ें होती हैं। वे इनके स्रोत, टारगेट, माध्यम, संदर्भ की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर शोध कार्य करते हैं।
यानी कि जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि जो सोर्सेज होते हैं, जो टारगेट होता है, मीडियम, कॉन्टेक्स्ट की जो कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते हैं और उनके प्रभावी महत्व की खोज करते हैं। समरूपता, अनुपालन, आज्ञाकारिता, इनका ध्यान आकर्षित करते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट का जो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करता है वो क्या क्या होता है? समरूपता, अनुपालन, आज्ञाकारिता। और जैसे थ्रेटनिंग होती है, धमकी देना होता है थ्रेटनिंग, वायदे प्रोमिसेस होते हैं। ठीक है, अब आगे है समाज उन्मुखी व्यवहार यानी कि प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर से हमारा अभिप्राय ऐसे वॉलेंट्री बिहेवियर से होता है जो नियत से दूसरे व्यक्ति होते हैं या जो ग्रुप होते हैं उनकी सहायता के लिए किया जाता है। जब हम इंटेंशनली ये सोचते हैं ना कि ये इंसान प्रॉब्लम में है, हमें इसकी हेल्प करनी है, तो होता है हमारा प्रो सोशल बिहेवियर। ये एक तरह का वॉलेंट्री बिहेवियर होता है। समाज मनोवैज्ञानिक सहायता, सहयोग, प्रार्थवाद पर शोध करते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं? जो हेल्पिंग नेचर होता है इंसान का, हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, सामने वाले को सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ें। फिर प्रो सोशल बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स की खोज करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इंसान होते हैं ना जिनको ये नहीं होता कि हमें सामने वाले से कुछ चाहिए अगर हम किसी की हेल्प करें तो, लेकिन वो मतलब उनका नेचर होता है ऐसा कि वो हर किसी की हेल्प करते हैं और ऐसे लोगों को आज के टाइम पे बेवकूफ़ कहा जाता है। एनीवेज, वातावरण के साथ अंतर्क्रिया, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिक उन व्यवहारों का पता लगाते हैं जो हमारे वातावरण को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं। जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो ऐसे बिहेवियर्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जिस बिहेवियर की वजह से जो हमारी सोसाइटी है उसमें और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। वातावरण का भी व्यवहार पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, हमारे आसपास का जो माहौल होता है, जो नेचर है हमारे आसपास, इन सारी चीज़ों का भी इंसान के जो बिहेवियर है उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। शोधकर्ता यानी कि जो रिसर्चर होता है, शोध होता है रिसर्च और शोधकर्ता होता है रिसर्चर, इस बात की खोज करते हैं कि वातावरण में घनत्व व भीड़ भड़ाका हमारे व्यवहार व व्यक्तित्व विकास को कैसे प्रभावित करता है। देखो, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है ना, इंसान ऑटोमेटिकली वहाँ एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लगता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन नहीं कह सकते, सफोकेशन होने लगती है और उस सफोकेशन की वजह से इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है सामाजिक विकृति विज्ञान, सोशल पैथोलॉजी। आधुनिक युग में अनेक स्थानों पर वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, पारिवारिक विघटन, दहेज अपराध, बाल अपराध आदि सामाजिक बुराइयों का बोलबाला है। समाज मनोविज्ञान में इन सामाजिक बुराइयों के स्वरूप व कारणों की खोज की जाती है और इनके रोकथाम व निराकरण के उपायों का पता लगाया जाता है। इसमें क्या है, सामाजिक विकृति विज्ञान, सोशल पैथोलॉजी में जो आज के टाइम पर जैसे दहेज हो गया, ये जो भीख मांगते रहते हैं या फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, जो क्राइम होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं आजकल वो भी बहुत क्राइम करने लगे हैं और ये किस लिए करते हैं ऐसे, जो एविलनेस, जो सोशल एविलनेस है वो उसका नेचर क्या है और किस वजह से ऐसा बिहेवियर करते हैं, इन चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट। जो समस्या व्यक्ति के व्यवहार के सामाजिक पक्ष में किसी न किसी तरह से जुड़ी होती है वही समाज मनोविज्ञान की समस्या बन जाती है। देखो, इंसान की लाइफ में वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन जिस प्रॉब्लम का जो पॉइंट है वो सोशल ज़्यादा होता है ना, तभी हम उसको सोशल प्रॉब्लम बोलते हैं और वही सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है और वो सोशल साइकोलॉजी की प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, बस ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया है। जो सिर्फ इसमें हमने पढ़ा है कि सोशल साइकोलॉजी होता है क्या, बस बेसिक सी चीज़ें पढ़ी हैं इसमें। अब जो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे वो एक एक टॉपिक लेके आगे से करेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ बेसिक था बिल्कुल, जिसके लिए हम मतलब ये है कि हम आगे क्या क्या पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी में। थैंक यू।